हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आपका मैग्नेट ब्रेन्स कंपटीशन में। लेकर आया हूं करंट अफेयर्स का डेली डोज और तारीख है 27 अगस्त। 27 अगस्त 2022 के लिए क्या क्या खबरें हैं जो आज हम पढ़ने वाले हैं, चलिए एक एक करके पढ़ते हैं। पहली खबर ये रही, एससीओ बोले तो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। आपसे पूछा जाए कि भैया एससीओ का फुल फॉर्म क्या है, पूर्ण रूप क्या है? शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। और अगर आपने रिटन एग्जाम में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में अगर शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन सिलेक्ट कर लिया, मतलब 1 मार्क मिल गया। फुल फॉर्म ही पूछता रहता है भाई साहब, बार बार रिपीट होते हैं, है ना, फुल फॉर्म्स ऑर्गेनाइजेशन की, तो आप याद रखेंगे। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह अटेंडेड एससीओ डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग, है ना। तो पहली बात तो ये है कि आपको याद रखना है कि एससीओ की मीटिंग हुई वो किसकी मीटिंग थी? डिफेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग थी। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो संगठन है उसमें जितने भी डिफेंस मिनिस्टर्स हैं वो सब इकट्ठा हुए थे। अब कहां हुए थे इकट्ठा भैया? ताशकंद में। कहां पर हुए थे? ताशकंद। ताशकंद किधर पड़ता है? उज्बेकिस्तान में। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार 24 अगस्त को जो है ताशकंद में एससीओ रक्षा मंत्रियों की बैठक में भाग लिया। रक्षा मंत्रियों की बैठक में भाग लिया। मिनिस्टर राजनाथ सिंह हेल्ड अ बायलैटरल मीटिंग विद उज्बेकिस्तान काउंटरपार्ट लेफ्टिनेंट जनरल बखोदीर कुर्बानोव। अब यहां पर भैया कुर्बानोव जो है या बखोदीर कुर्बानोव जो है ये बेसिकली रक्षा मंत्री हैं। कहां के? उज्बेकिस्तान के। क्लियर है? ये उज्बेकिस्तान के रक्षा मंत्री हैं। मंत्री राजनाथ सिंह ने उज्बेकिस्तान के समकक्ष लेफ्टिनेंट जनरल बखोदीर कुर्बानोव से जो द्विपक्षीय बैठक भी की भैया। मतलब एससीओ की मीटिंग में हिस्सा तो लिया ही, बाकी उज्बेकिस्तान के रक्षा मंत्री के साथ अलग से भी बैठक की है, बात की है। बखोदीर कुर्बानोव जो है वो उनका नाम है, ये आप याद रखेंगे, है ना। अब लीजिए बढ़िया स्क्रीनशॉट, फिर बढ़ते हैं आगे। इसके बारे में जानकारी और देते हुए ये स्लाइड कहती है द शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन कंसिस्ट ऑफ 9 मेंबर्स। मतलब अगला एक और मार्क आपका पक्का हो गया कि एग्जाम में पूछा गया कि बताइए शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में कितने सदस्य हैं, शंघाई सहयोग संगठन में कितने सदस्य हैं? तो आप बोलेंगे भैया 9 सदस्य हैं, 9 मेंबर्स इन एससीओ में या शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में 9 सदस्य। नाउ द फुल टाइम मेंबर हैव बिकम 9 आफ्टर द कन्वर्जन ऑफ ईरान स्टेटस फुल टाइम मेंबर फ्रॉम ऑब्जर्वर स्टेटस। मतलब यह कि अब 9 सदस्य हो गए क्योंकि अब ईरान ऑब्जर्वर से फुल टाइम मेंबर मतलब पूर्णकालिक सदस्य बन गया। अभी तक ईरान ऑब्जर्वर की भूमिका निभा रहा था और तब तक 8 ही सदस्य थे एससीओ में, लेकिन ईरान अब ऑब्जर्वर से क्या बन गया है? फुल टाइम मेंबर बन गया है। और फुल टाइम मेंबर बन गया है तो उसके मिलते ही 9 जो है सदस्य हो गए एससीओ में। एग्जाम में मुझे लगता है कि 100% चांसेस है, 100% चांसेस हैं कि 9th मेंबर जो है वो एससीओ में कौन सा है। तो आप बताइए कि भैया 9th मेंबर जो है वो एससीओ में वो है कौन? ईरान। क्लियर है? नवा देश जो है जुड़ गया, ईरान में फुल टाइम मेंबर है। अच्छा, ये कब बनाया गया? तो हाल ही में 21वीं समिट हुई। अब वो हाल ही में 21वीं समिट जो है वो दशानबे में हुई। कहां पर हुई? दशानबे, ताजिकिस्तान की कैपिटल दशानबे में एससीओ की 21वीं एनुअल समिट जो है संपन्न हुई। और उस बैठक में जो है ईरान को 9वें परमानेंट मेंबर का या पूर्णकालिक मेंबर का जो है दर्जा एससीओ में दिया गया। आपसे पूछा जाएगा कौन सा देश जुड़ा है हाल ही में, आप कहेंगे ईरान। क्लियर है? ओके, देखते हैं अगली स्लाइड क्या कहती है। फोटोग्राफ्स देखिए, राजनाथ सिंह जी बैठे हुए हैं और भाई सब लोग भी बैठे हैं। बाकी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन was established on 15 जून 2001। अब एससीओ की बात चल रही है तो भैया एग्जाम में पूछ सकता है ना, एसएससी का एग्जाम दोगे, रेलवे का एग्जाम दोगे, है ना, तो आपसे पूछ लेगा भैया बैंकिंग के एग्जाम में कि बताइए हाल ही में जो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह हैं उन्होंने जो मीटिंग अटेंड की है उज्बेकिस्तान ताशकंद में, वो बताइए कि वो डिफेंस मिनिस्टर्स की जो मीटिंग है एससीओ की, उस एससीओ का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ? तो आप वो डेट बताएंगे 15 जून 2001। मतलब कि 15 जून 2001 को एससीओ का एस्टेब्लिशमेंट हुआ।
फिर बताएं तो भैया ये जो एस्टेब्लिशमेंट है ये कहां पर हुआ था, तो शंघाई चाइना में। कहां पर हुआ था, शंघाई चाइना में। अच्छा, कौन कौन से देश हैं जिन्होंने इसका एस्टेब्लिशमेंट किया था, फाउंडिंग मेंबर कौन कौन है, तो देखिए हमारे जो है संज्ञान में जो देश दो बड़े हैं जो हमारे बहुत ज्यादा जो है नजदीक है, एक तो भैया बाउंड्री के हिसाब से नजदीक है और एक दिल के नजदीक है। मतलब रशिया जो है दिल के करीब है और चाइना जो है वो बाउंड्री से लगा हुआ देश है। तो ये चाइना और रशिया तो हम बहुत अच्छे से पहचानते हैं, बाकी सारे हैं तान, बोले तो कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान। कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान। तो इस तरह से टोटल 6 देश हैं जिन्होंने मिलकर बनाया था शंघाई सहयोग संगठन। याद रखेंगे, है ना, चाइना रशिया याद रखेगा, चाइना रशिया जो है वो याद रहेगा। उसके बाद फिर बात करें तो बाकी आपको कैसे याद रखना, 2 केसे हैं, किर्गिस्तान और कजाकिस्तान, और फिर क्या है, एक ताजिकिस्तान और फिर एक उज्बेकिस्तान और चाइना रशिया। टोटल 6 हैं, आप याद रखेंगे, है ना। तो टोटल जो है फाउंडिंग मेंबर 6 हैं, लेकिन अब सदस्य कितने हो चुके हैं, 9। तो अब आपसे पूछा जाएगा भैया कि वो 9 मेंबर्स कौन कौन से हैं, है ना, वो भी मैं आपको बता देता हूं। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि जैसे 2022 में कौन शामिल हुआ, 2022 में कौन शामिल हुआ बताइए, ईरान, है ना। ऐसे ही 2016 में शामिल हुए थे, कौन शामिल हुए थे, इंडिया और पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान। तो 6 सदस्य तो मैंने आपको पहले गिनवाई दिए थे, है ना। अब ईरान, भारत और पाकिस्तान, मतलब भारत, पाकिस्तान और ईरान, या हिंदुस्तान, पाकिस्तान और ईरान, ये भी जो है इसमें शामिल हो गए। तो भैया इस तरह से टोटल 9 मेंबर्स होते हैं, ठीक है। तो आपसे पूछा जाएगा भारत और पाकिस्तान कब शामिल हुए शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में, तो आप बताएंगे 2016 में इनको एक साथ ही शामिल किया गया। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, है ना, DRDO, एंड इंडियन नेवी सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्ट या टेस्टेड द इंडिजीनियसली डिजाइन्ड एंड डेवलप्ड VLSRSAM, वर्टिकल लॉन्च, है ना, शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, है ना, वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। इसका परीक्षण DRDO ने और इंडियन नेवी ने सक्सेसफुली किया। ध्यान रखिए, DRDO और इंडियन नेवी ने वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का सफल जो है वो परीक्षण किया फ्रॉम द इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज इन चांदीपुर ऑफ कोस्ट ऑफ उड़ीसा। मतलब ये कि चांदीपुर कोस्ट ऑफ उड़ीसा से जो है इसका परीक्षण किया गया, है ना। तो अब आपको सबसे पहली बात तो भैया अगर मार्क्स कमाने हैं तो आपसे पूछा जाएगा कि भारत में मिसाइल परीक्षण कौन करता है। पहला क्वेश्चन आपको यहां पर जो है जवाब देना है, तो आप बताएंगे मिसाइल परीक्षण करता है DRDO। DRDO का फुल फॉर्म क्या होता है, ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। तो दूसरा क्वेश्चन है DRDO का फुल फॉर्म, तो आप बताओगे डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। फिर तीसरा क्वेश्चन है कि भाई हाल ही में कौन सी मिसाइल जो है वो टेस्ट की, तो आप बताएंगे कि भैया जो टेस्टिंग हुई है वो हुई है VLSRSAM, मतलब वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। तो ये तीसरा क्वेश्चन आपने सॉल्व कर दिया। फिर चौथा आपको पूछा जाएगा कि भैया किस किसने भागीदारी ली, तो DRDO और इंडियन नेवी ने जो है भागीदारी ली। अब चौथा क्वेश्चन आप एक्चुअल में मान के चलें कि कहां परीक्षण हुआ, तो जब भी मिसाइल की बात आए और जमीन से परीक्षण की बात हो तो आप आंख बंद करके लगा सकते हैं चांदीपुर उड़ीसा, है ना। हमारे 99% जो मिसाइल टेस्ट होते हैं वो चांदीपुर उड़ीसा में होते हैं। आइलैंड का नाम है अब्दुल कलाम आइलैंड। क्या नाम है आइलैंड का, अब्दुल कलाम आइलैंड। ये आप याद रखें, अब्दुल कलाम आइलैंड में जो है ये बेसिकली परीक्षण हुआ है और वो अब्दुल कलाम आइलैंड जो है वो कहां पर है, चांदीपुर उड़ीसा में है, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये तो 4 क्वेश्चन यहां पर हो गए। VLSRSAM का फुल फॉर्म जरूर याद रखेंगे, वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। अब इसके बारे में और क्या जानकारी आगे है हमारे पास वो देख लेते हैं हम। The flight test was carried out from a naval ship against a high speed
अनमैन्ड एरियल टारगेट फॉर डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ वर्टिकल लॉन्च कैपेबिलिटी। देखिए दोस्तों कि बेसिकली एक एरियल व्हीकल मतलब ड्रोन काइंड ऑफ जो है, ड्रोन को जो है टारगेट बनाया गया था। द फ्लाइट टेस्ट वाज कैरिड आउट फ्रॉम अ नेवल शिप, नेवी के जहाज से जो है VLSRM मतलब कि वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल जो इसका परीक्षण किया गया एक नेवी के जहाज से, और टारगेट बनाया गया एक ड्रोन को, और ये बताया गया कि वर्टिकल लॉन्च जो है सरफेस टू एयर मिसाइल जो है वो शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल ये कैसे जो है डिमॉन्स्ट्रेट या कैसे कार्य करती है वो जो है वो शो किया गया है ना। ऊर्ध्वाधर प्रक्षेपण क्षमता के प्रदर्शन के लिए एक उच्च गति वाले मानव रहित हवाई लक्ष्य के खिलाफ ये एक नौसैनिक जहाज से जो है उड़ान का परीक्षण किया गया। ठीक है, ये आप याद रखेंगे है ना। मतलब कि जहाज था, जहाज से मिसाइल का परीक्षण हुआ है ना। मिसाइल कौन सी? वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, मतलब जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल, और लक्ष्य क्या था? एक मानव रहित ड्रोन है ना। उस लक्ष्य को मार गिराया और जो परीक्षण है वो सफल हुआ। अच्छा, अब आपसे पूछा जा सकता है कि भैया DRDO का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? DRDO जिसका फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो भैया DRDO का जो सफल परीक्षण जो DRDO का जो स्थापना हुई, स्टैब्लिशमेंट हुआ 1958 में हुआ। हेड ऑफिस जो है मुख्यालय DRDO का वो न्यू दिल्ली में है, और DRDO के हेड जो हैं वो हैं अभी अभी बने हैं, वो हैं आपके समीर वी कामत। अब समीर वी कामत जो हैं ये बेसिकली DRDO के हेड बनाए गए, आप याद रखेंगे SV कामत। इज दैट क्लियर? चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर भी है और वो है भैया इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट से रिलेटेड, और इनकी चर्चा पहले भी हो चुकी है हमारी एक न्यूज में। अभी प्रॉपर आपको बता रहे हैं कि 1980 बैच के IPS अधिकारी हैं है ना, और कपिल देव त्रिपाठी, उनकी जगह पर अब उड़ीसा कैडर के जो है राजेश वर्मा को, है ना, नाम क्या है? राजेश वर्मा भाई साहब, राजेश वर्मा को भैया सेक्रेटरी टू प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू, मतलब द्रौपदी मुर्मू जी का सेक्रेटरी नियुक्त किया गया। आपसे पूछा जाएगा कि राष्ट्रपति महोदया द्रौपदी मुर्मू जी है ना, इनके जो है सेक्रेटरी या सचिव कौन बनाए गए हैं? आप बताएंगे राजेश वर्मा। द्रौपदी मुर्मू के सचिव राजेश वर्मा भाई साहब बनाए गए हैं। अच्छा, और राजेश वर्मा ने किसकी जगह ली है? तो कपिल देव की जगह ली है, आप याद रखेंगे, कपिल देव त्रिपाठी है ना, कपिल देव त्रिपाठी की जगह ली है ना। और कपिल देव त्रिपाठी की जगह किसने ली है? राजेश वर्मा ने ली है ना। और राजेश वर्मा किसके जो है सचिव बनाए गए हैं? द्रौपदी मुर्मू के सचिव बनाए गए हैं, ये आप याद रखेंगे। इज दैट क्लियर? ओके, बढ़ते हैं आगे। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट लेते जाया कीजिए जब भी मैं इसको क्लियर करता हूं, है ना। प्राइवेट सेक्रेटरी टू PM विवेक कुमार, है ना, मतलब ये कि अब मैं कुछ और भी इंपॉर्टेंट बता रहा हूं। जैसे राजेश वर्मा आपने पढ़ा कि भैया वो राष्ट्रपति के सेक्रेटरी हैं, ऐसे प्राइम मिनिस्टर के जो निजी सचिव हैं या प्राइवेट सेक्रेटरी हैं वो कौन है? तो वो आप याद रख लो भैया, विवेक कुमार जो हैं प्रधानमंत्री मोदी के निजी सचिव हैं, प्राइवेट सेक्रेटरी हैं। विदेश सचिव या फॉरेन सेक्रेटरी इस समय कौन है? तो विनय मोहन क्वात्र, आप याद रखेंगे। अब कैसे याद रहेगा? तो देखो, प्रधानमंत्री के साथ रहने के लिए एक विवेकशील आदमी चाहिए, ऐसा वैसा आदमी नहीं चाहिए, जिसके पास पूरा विवेक हो, विवेकपूर्ण बातें कर सके प्रधानमंत्री के साथ, ऐसा व्यक्ति तो भैया विवेक कुमार। फिर भैया विदेशों में बात करने के लिए ऐसा चाहिए जो विनम्रता वाला व्यक्ति हो, लोगों को मोह ले विदेशों में, तो विनय मोहन, है ना, जो विनय कर सके, लोगों से विनती कर सके और मोहित कर सके लोगों को, ऐसा व्यक्ति विदेश में सचिव चाहिए या विदेश सचिव चाहिए हमारा। तो भैया फॉरेन मिनिस्ट्री के जो सचिव हैं, फॉरेन सेक्रेटरी, वो हैं विनय मोहन क्वात्र। उसके बाद फिर PM मोदी के सलाहकार, तो आप याद रखो कि भैया PM मोदी जो हैं वो भले ही उम्र में थोड़े ज्यादा हैं, लेकिन वो जो है सोचते बिल्कुल युवाओं की तरह है और बातचीत भी युवाओं से ही करते हैं। तो इसलिए PM मोदी के सलाहकार कौन है? युवा, बोले तो तरुण। तरुण मतलब क्या होता है? युवा होता है ना, तरुण व्यक्ति 19-20 साल के आसपास का व्यक्ति तरुण कहलाता है ना। तो तरुण जो है कपूर वो PM मोदी के सलाहकार हैं, और फिर विवेक कुमार जो है PM मोदी के निजी सचिव हैं, और विदेश सचिव है विनय मोहन क्वात्र, आप याद रखेंगे।
फिर बात करें वित्त सचिव, फाइनेंस सेक्रेटरी कौन है? तो फाइनेंस सेक्रेटरी का नाम आप कैसे याद रखेंगे? तो फाइनेंस सेक्रेटरी का नाम आप याद रख सकते हैं टीवी सोमनाथ। क्लियर है? तो आप याद रखो कि भैया जो भी हम फाइनेंस के बारे में जानकारी जुटाते हैं वो कहां से जुटाते हैं? आजकल टीवी से जुटाते हैं, है ना। तो क्योंकि टीवी से लोगों को फाइनेंस की जानकारी अच्छी पहुंचती है, जो भी बजट वगैरह बनाती है फाइनेंस मिनिस्ट्री वो सब, तो फाइनेंस मिनिस्ट्री से लोग किस तरह से जुड़े हुए हैं? टीवी से जुड़े हुए हैं। तो इसलिए वहां पर फाइनेंस सेक्रेटरी किसको बनाया गया है? टीवी को। बोले तो टीवी सोमनाथ। इज दैट क्लियर? ओके, फिर बात करते हैं भैया रेवेन्यू सेक्रेटरी तरुण बजाज। राजस्व सचिव कौन है? तरुण बजाज। अब यहां पर देखिए ये नाम लिखा था तरुण कपूर, ये पीएम मोदी के सलाहकार हैं, और तरुण बजाज जो है वो रेवेन्यू सेक्रेटरी हैं। मतलब ये कि देश में सबसे ज्यादा अगर कोई रेवेन्यू जनरेट करवा रहा है, आप इस तरह से याद रख लें, तो वो तरुण लोग, युवा लोग करवा रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि बजाज कंपनी में जो काम करते हैं या बजाज वाले जो है या बजाज कंपनी सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करके दे रही है। तो ऐसा करके राजस्व सचिव आपको याद आ जाएगा कि युवा भी है और वो बजाज कंपनी में काम करने वाले तरुण जो है वो अच्छा रेवेन्यू जनरेट करके दे रहे हैं देश को। तरुण बजाज रेवेन्यू सेक्रेटरी, राजस्व सचिव। उसके बाद फिर आर्थिक मामलों के सचिव मतलब इकोनॉमिक अफेयर्स सेक्रेटरी। तो भैया इकोनॉमिक अफेयर्स वही संभालता है जिसके पास खुद भी पैसा हो, मतलब सेठ आदमी होना चाहिए, है ना, जिसे कोई नहीं हरा पाया हो। तो भैया इकोनॉमिक अफेयर्स सेक्रेटरी कौन है? हमारे अजय सेठ। अजय सेठ हैं, जो अजय हैं जिन्हें किसी ने नहीं हराया कभी, और अजय सेठ बोले तो सेठ जी है, पैसा है, तो इसलिए इकोनॉमिक अफेयर्स हमारे संभाल रहे हैं, आप ये याद रखेंगे। उसके बाद फिर बात करते हैं कैबिनेट सेक्रेटरी मतलब कैबिनेट सचिव कौन है? तो राजीव गौबा जो है वो कैबिनेट सेक्रेटरी है ना। अब राजीव जो है आप याद रख लें, चाहे राजीव गांधी के नाम से, कि भैया अभी जो है राजीव गांधी के विचारों को बहुत जो है सम्मान देती है सरकार, इसलिए कैबिनेट जो है वो राजीव की तरह बनाना चाहते थे, इसलिए कैबिनेट सेक्रेटरी कौन बना दिए? राजीव गौबा। फिर इसके बाद भैया एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी मतलब व्यय सचिव जो है कौन है? तो भैया वो टीवी सोमनाथन है ना। तो ये अगेन आप याद रखेंगे कि ये एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी भी है और इधर जो है टीवी सोमनाथन फाइनेंस सेक्रेटरी भी है ना। तो फाइनेंस और एक्सपेंडिचर एक ही बात है कि भैया वित्त जो है वो वित्त विभाग ही वो देखता है एक्सपेंडिचर, तो एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी भी जो है टीवी सोमनाथ है। ये आप नाम याद रखेंगे, ठीक है। ओके, चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट है भैया गाय का गोबर है। गाय के गोबर से संपीड़ित बायोगैस HPCL uses first of its kind waste to energy portfolio uses 100 tons of dung per day to make biogas which may be used as vehicle fuel। अब देखिए खबर यह है कि HPCL मतलब हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, HPCL यूजेस फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड मतलब अपनी तरह का पहला वेस्ट टू एनर्जी पोर्टफोलियो मतलब अपशिष्ट से ऊर्जा पोर्टफोलियो का उपयोग करता है ना। मतलब ये कि जो वेस्ट हो जाते हैं उससे ऊर्जा बनाता है। बायोगैस बनाने के लिए प्रतिदिन 100 टन गाय के गोबर का उपयोग करेगा। कितना? प्रतिदिन 100 टन जो है गाय के गोबर का उपयोग करता है, जिसका उपयोग वाहन के ईंधन के रूप में हुआ जाएगा। अब आप समझ लो कि बायोगैस से वाहन भी चलाए जा सकेंगे, है ना, व्हीकल्स भी चलाए जा सकेंगे, है ना। तो ये एक बहुत ही अच्छी शुरुआत है HPCL के द्वारा कार्बन इमिशन को कम करने के लिए। देखो सीधी बात बताएं, इंडिया हैड वर्ल्ड लार्जेस्ट कैटल पॉपुलेशन मतलब मवेशी जो गाय भैंस जो हैं वो दुनिया में सबसे ज्यादा अगर कहीं है तो भारत में है। तो भैया गोबर की उपलब्धता की तो कोई कमी ही नहीं है देश में, अवेलेबिलिटी बहुत है गोबर की, है ना। और उस गोबर से अगर ईंधन बनाया जा सकता है, बायोगैस बना सकते हो, उससे वाहन चल सकते हैं, तो वाई नॉट, क्यों नहीं कर रहे हैं लोग ऐसा। तो HPCL ने जो है बड़े स्तर पर इसे करने की कोशिश जो है वो शुरुआत कर दी है। एक साल में HPCL जो है कंप्रेस्ड बायोगैस प्रोजेक्ट जो है वो शुरू कर देगा। कंप्रेस्ड बायो जो है वो ऑपरेशन में आ जाएगा। ये प्रोजेक्ट कंप्रेस्ड बायोगैस प्रोजेक्ट जो है वो कितने साल में? 1 साल के अंतर्गत जो है ये बायोगैस का उत्पादन करने लगेगा, है ना, अपने इस प्रोजेक्ट के तहत। आपसे पूछाएगा कौन सी कंपनी है जो ये शुरू कर रही है भारत सरकार की, तो HPCL जो है वो अब कंप्रेस्ड बायोगैस बनाने जा रही है। इसको CBG बोला जाएगा, है ना। जैसे CNG बोलते हैं कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ऐसे ही है CBG है कंप्रेस्ड बायोगैस। ओके, गोबर से संपीड़ित बायोगैस इसको बेसिकली गोवर्धन प्लान बोला गया। क्या बोला गया?
गोवर्धन प्लान, है ना, ये अनाउंस हुआ था इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा अप्रैल 2018 में एज पर द पार्ट ऑफ स्वच्छ भारत मिशन। स्वच्छ भारत मिशन के तहत बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मैनेजमेंट कंपोनेंट, स्वच्छ भारत मिशन बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट प्रबंधन घटक के हिस्से के रूप में अप्रैल 2018 में जो है भारत सरकार द्वारा गोवर्धन योजना जो है जिसकी घोषणा हुई थी, अब वो विकसित की जा रही है या विकसित किया जा रहा है। क्लियर है, ये आप याद रखें। गोवर्धन योजना का अनाउंसमेंट कब हुआ था? 2018 में। HPCL अब जो है वो बायोगैस प्लांट्स ऐसे डेवलप करने जा रहा है। अब बायोगैस जो है वो किस किस काम में जो है वो आ सकता है, तो आपको बता दें कि सिंपल सी बात है कि सबसे पहले तो इंजन में, कंबशन में, इंजन में यूज हो सकता है। उसके बाद फिर एब्जॉर्प्शन बोले तो कि अवशोषण में जो है उपयोग, दहन अवशोषण, हीटिंग वगैरह उस सब में यूज हो सकता है, हीट को अब्जॉर्व करने के लिए। अच्छा, हीटिंग के लिए यूज हो सकता है, कुछ भी गर्म करना है, कूलिंग ठंडा करना है अगर उसके लिए भी हो सकता है, हीटिंग एंड कूलिंग, है ना। कुकिंग, खाना बनाने के लिए उपयोग में आ सकता है, ठीक है। उसके बाद स्पेस एंड वाटर हीटिंग, मतलब ये कि पानी को भी गर्म कर सकता है और माहौल को, हवा को भी गर्म कर सकता है, स्पेस को भी गर्म कर सकता है, ठीक है। फिर मतलब ये कि रूम हीटर के रूप में भी बायोगैस का उपयोग किया जा सकता है, वाटर हीटर के लिए भी बायोगैस का उपयोग किया जा सकता है ना। सुखाने के लिए अगर कुछ सुखाना है तो भी बायोगैस का उपयोग कर सकते हैं, और गैस टरबाइंस तो चलाई जा सकते हैं जिससे कि बिजली पैदा की जा सकती है। तो कहने का मतलब ये है कि इतने सारे उपयोग जो हैं बायोगैस के होते हैं, और HPCL ने ये बहुत अच्छी शुरुआत की है, लोग इससे डेफिनेटली प्रेरणा लेंगे। अच्छा, अब आपसे अगर जैसे इतनी ज्यादा बायोगैस की बात हो रही है तो आपसे पूछा जाएगा कि बायोगैस में मेनली कौन कौन से जो है वो कंपोनेंट्स होते हैं, है ना। तो भैया जो घटक हैं बायोगैस के, उसमें सबसे बड़ा जो घटक होता है मीथेन होता है, CH4, है ना। CH4 मीथेन गैस होती है, और बाकी क्या होता है? CO2 होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड और CH4 ज्यादा होते हैं, 60% बेसिकली मीथेन होता है बायोगैस में, और बाकी जो बची हुई है वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, और कुछ वेपर्स भी होती है। अगर मैं इसमें देखूं तो कच्ची जो बायोगैस होती है, अनुपचारित जो बायोगैस होती है, इसमें 40 से 60% तक मीथेन हो सकता है, क्लियर है। और शेष गैस जो रहती है वो CO2 होती है, और बाकी जो थोड़ी बहुत मात्रा होती है वो जल वाष्प की होती है, वाटर वेपर की होती है ना। 40 to 60% क्या है? मीथेन है, और बाकी जो मेजॉरिटी है वो किसकी है? CO2 की है। तो मीथेन, CO2 और वाटर वेपर मतलब जल वाष्प, ये सब जो है वो बायोगैस में पाए जाते हैं, ठीक है। इतना आप याद रखेंगे, ठीक है। ओहो, यूके में भारत के नए उच्चायुक्त, यूके में भारत के नए जो हैं वो कमिश्नर अपॉइंट हुए, नए उच्चायुक्त अपॉइंट हुए हैं। नाम याद कर लीजिए, विक्रम दोरईस्वामी। विक्रम दोरईस्वामी भाई साहब जो हैं ये यूके में भारत के उच्चायुक्त नियुक्त हुए। मैं कितनी बार भी आपको बता चुका हूं, एक बार और बता रहा हूं कि भैया वो देश जो कभी ना कभी ब्रिटेन का गुलाम रहा है, वो दूसरे किसी गुलाम देश जो ब्रिटेन का गुलाम रहा है उसमें वो हाई कमिश्नर ही अपॉइंट कर सकता है ना। अब हम तो ब्रिटेन के ही गुलाम रहे हैं कभी ना कभी, तो हम ब्रिटेन में राजदूत अपॉइंट नहीं करते, हम वहां पर क्या अपॉइंट करते हैं? हाई कमिश्नर अपॉइंट करते हैं। तो भैया ये विक्रम के दोराईस्वामी जो हैं वो बेसिकली हाई कमिश्नर है, ना कि एम्बेसडर। काम दोनों के एक ही होते हैं। एम्बेसडर का मतलब होता है राजदूत, और हाई कमिश्नर का होता है उच्चायुक्त। जो देश कभी ब्रिटेन का गुलाम नहीं रहा वहां पर हम राजदूत अपॉइंट कर सकते हैं, और जो कभी ब्रिटेन के गुलाम रहे हैं वहां पर हम हाई कमिश्नर अपॉइंट करते हैं। अच्छा, यूके जो है उसमें क्योंकि हम यूके के ही गुलाम रहे तो हम हाई कमिश्नर अपॉइंट करते हैं। तो विक्रम के दोरईस्वामी जो हैं ये बेसिकली अब यूके में एम्बेसडर हाई कमिश्नर अपॉइंट किए गए हैं, ठीक है। ओके, इसके बाद बात करें तो विक्रम के दोरईस्वामी इज एन इंडियन हाई कमिश्नर टू बांग्लादेश करेंटली। अभी वर्तमान में जो है ये बांग्लादेश में हमारे एक हाई कमिश्नर है। कहां पर है? बांग्लादेश में हमारे हाई कमिश्नर है, इंडियन हाई कमिश्नर टू बांग्लादेश। और अब इन्हें जो है वो कहां ले जाया गया है? यूके। अब ये यूके में इंडिया के हाई कमिश्नर जो हैं वो बनाए गए हैं विक्रम के दोरईस्वामी। ये एक और इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट आपको याद कर लेना है। इज दैट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। IREDA एंड यहां पर इसका नाम है महाप्रेत,
है ना, तो साइन एन एमओयू। तो अब IREDA, इरेडा बोलेंगे जिसे, और महाप्रीत जो है इसने एक समझौते पर हस्ताक्षर किया। तो अब IREDA और महाप्रीत क्या है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो देखिए भैया, सबसे पहली बात तो फुल फॉर्म आप याद रख लीजिए महाप्रीत का। तो महाप्रीत का फुल फॉर्म क्या है? तो महाप्रीत का फुल फॉर्म है महात्मा फुले रिन्यूएबल एनर्जी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी। महात्मा फुले रिन्यूएबल एनर्जी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी, महाप्रीत। अच्छा, ये महाप्रीत ऑर्गेनाइजेशन जो है ये फुल्ली ओन्ड सब्सिडरी है किसकी? तो भैया ये MPBCDC। अब MPBCDC का फुल फॉर्म पढ़ लीजिए क्या है? महात्मा फुले बैकवर्ड क्लासेस डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। महात्मा फुले बैकवर्ड क्लासेस डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के अंडर में काम करती है महाप्रीत, महात्मा फुले रिन्यूएबल एनर्जी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी। ठीक है। अच्छा, इन्होंने जो है बेसिकली MOU किया है, और वो MOU किसके साथ किया है? तो MOU साइन किया है इरेडा के साथ। IREDA बोले तो इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। तो भैया देखो, सिंपल सी बात है, दो ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में MOU हुआ है, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी और दूसरा महात्मा फुले रिन्यूएबल एनर्जी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी। ये दो के बीच में जो है क्या हुआ है? MOU साइन हुआ है। ठीक है ना, ये आप ध्यान रखेंगे। अच्छा, एक और बात आपको बता दूं कि ये जो MPBCDC, महात्मा फुले बैकवर्ड क्लासेस डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन जो है, महात्मा फुले बैकवर्ड क्लासेस डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन जो है, इसमें 49% हिस्सेदारी भारत सरकार की है और 51% हिस्सेदारी जो है वो महाराष्ट्र सरकार की। आप ध्यान रखें, 51% की हिस्सेदार महाराष्ट्र सरकार है और 49 की जो है वो भारत सरकार है। ठीक है, तो दोनों के बीच में MOU साइन हुआ है। वो किस बात के लिए हुआ है? तो आप समझदार है भैया, रिन्यूएबल एनर्जी की बात हो रही है ना, नवीनीकृत ऊर्जा, तो उसी से रिलेटेड जो है ये एग्रीमेंट हुआ है। तो दोस्तों ये था 27 अगस्त का करंट अफेयर। तो अब 22 अगस्त के करंट अफेयर्स आप रिवीजन जरूर कीजिएगा। और अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको बता दूं कि हम मतलब कि मैग्नेट ब्रेन्स जो रेगुलर बेसिस पर अब करंट अफेयर्स के वीडियो हिंदी में और इंग्लिश दोनों में भाषाओं में आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। डेली बेसिस पर ये वीडियोस आप तक पहुंच रहे हैं और अगर आप इन्हें डेली चेक करना चाहते हैं तो आपको magnetbrains.com ओपन करना है गूगल पर जाकर, और magnetbrains.com वेबसाइट ओपन होते ही इस तरह से पेज ओपन होगा जहां पर आप वॉच नाउ पर क्लिक करेंगे करंट अफेयर्स वाले सेक्शन पर, और वॉच नाउ पर जैसे क्लिक करेंगे जितने भी वीडियोस करंट अफेयर्स से रिलेटेड अपलोड हो रहे हैं वो सब की एक लिस्ट आ जाएगी। आप जिस भी तारीख का करंट अफेयर देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो आप जो है उस पर क्लिक करेंगे, इस तरह से वीडियो ओपन हो जाएगा और आप इत्मीनान से हेडफोन लगाकर और पढ़ाई अपनी शुरू कर सकते हैं घर बैठकर बिना किसी पेट्रोल के खर्चे पर। क्लियर है? और दोस्तों हम मतलब कि मैग्नेट ब्रेन्स आप तक इसी तरह के फ्री और क्वालिटी वीडियो पहुंचा रहे हैं। तो हमारा भी आपसे जो है एकमात्र विनती या इल्तिजा है या एकमात्र जो इच्छा ये है कि आप हमारे इस कार्य में हमारी मदद कीजिए, हेल्प कीजिए और जितना हो सके लोगों को ये बताइए कि मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो फ्री और क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और मिलिए नेक्स्ट वीडियो में जो होगा 28 अगस्त के करंट अफेयर्स के साथ। आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू एवरीवन, जय हिंद।